गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 विज्ञान भाग 1 में ज्योति मिस आज से आपको विज्ञान भाग 1 पढ़ाने वाली हूँ। विज्ञान भाग 1 में अपना पहला जो लेसन है, पहला जो पाठ है वो है गति के नियम। गति के नियम इस पाठ के अंतर्गत हम गति से संबंधित कुछ दूसरी और भी कुछ संज्ञाएं हैं, उनकी परिभाषाएं देखने वाले हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं और साथ ही साथ हम गति के 3 नियम हैं, न्यूटन द्वारा बताए गए 3 नियम हैं, उन 3 नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम गति से संबंधित जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे पहले हम जान लें कि गति क्या है। अब आपके सामने आपकी आँखों से जो भी वस्तु आपको हिलती, डुलती, नाचती, दौड़ती, कूदती या भागती हुई दिखाई दे रही है, वो सभी वस्तुएं गतिमान हैं। अगर आपकी नज़रों से कोई वस्तु गतिमान होते हुए भी आपको अगर वो जगह बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है तो वो वस्तु गतिमान नहीं है। पर अगर आपकी नज़र से कोई भी वस्तु अपनी जगह छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जा रही है तो वो वस्तु गतिमान है। तो गति का मतलब क्या है और भौतिक शास्त्र में गति को किस प्रकार से बताया गया है, उसकी क्या परिभाषा बताई गई है, आज सबसे पहले हम वो देखते हैं। गति, पिंड की गति। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो वह पिंड गतिशील है। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो वह पिंड गतिशील है, और यदि वह अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा तो उसे स्थिर कहा जाता है। इस आधार पर गति की परिभाषा आपको मिलती है कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करती है तो वह वस्तु या उस वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं और उस वस्तु को आप गतिमान कहोगे। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण है। समझिए कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन जो है चल रही है, गतिमान है, परंतु ट्रेन के डिब्बे में आप और आपके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप अपनी सीट पर बैठे हैं और आपके सामने के लोग भी सीट पर ही बैठे हैं, यानी कि आप और आपके सामने के अन्य प्रवासी, ट्रेन तो गतिमान है परंतु आप और अन्य प्रवासी एक ही जगह पर स्थिर है, क्योंकि आपके नज़र में आपके सामने के अन्य प्रवासी जगह छोड़कर नहीं जा रहे, यहाँ वहाँ सीट पर बंधे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, और उन प्रवासियों के नज़र में आप भी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए हो। तो आपकी नज़र में या उन प्रवासियों की नज़र में आप या वो प्रवासी कैसे हैं? स्थिर है, क्योंकि वो स्थानांतरण नहीं कर रहे, जगह नहीं बदल रहे, कोई हलचल नहीं कर रहे, ये यहाँ से वहाँ भाग नहीं रहे, यहाँ से वहाँ चल भी नहीं रहे। परंतु रेलगाड़ी की खिड़की से अगर आप बाहर झांकते हो तो बाहर खड़ी कोई इमारत या बाहर खड़े कोई पेड़ पौधे आपको पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी ट्रेन तो आगे की तरफ जा रही है ना, तो आपको ये सब पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। असल में ये इमारत और ये पेड़ पौधे एक जगह पे स्थिर खड़े हैं, आपकी ट्रेन चल रही है, वो भाग रही है,
परंतु आपकी नज़र में वो पेड़ पौधे और इमारतें पीछे की तरफ भागती हुई आपको दिखाई देती है। यानी कि आपके सापेक्ष आपकी नज़र से वो पेड़ पौधे कैसे हो गए? गतिमान। और गतिमान ट्रेन में बैठे हुए आपके सहप्रवासी आपको स्थिर दिखाई देते हैं। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा, आपकी किताब में भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, आपकी किताब में कुछ उदाहरण दिए हैं। किताब में यहाँ पूछा हुआ है कि पक्षी का उड़ना, रुकी हुई रेलगाड़ी, हवा में उड़ने वाले घास पात और पहाड़ पर स्थित पत्थर। आप इनके बारे में क्या बताओगे कि क्या ये गतिमान है या नहीं है? हम जानते हैं कि गतिमान जो भी निर्जीव वस्तु होती है वो हमेशा अपनी जगह नहीं बदलती, वो एक जगह पे स्थिर रहती है जब तक आप उसको कोई बाहर से बल ना लगाओ तब तक। और जो सजीव वस्तुएं होती है वो अपनी जगह यहाँ से वहाँ बदल सकती है। हालांकि इन सब बातों का यहाँ पे कोई संबंध है नहीं, पर मुझे आपको ये बात बतानी थी। अब देखिए यहाँ पर पक्षी का उड़ना। पक्षी जो है वो यहाँ से वहाँ उड़ रहा है, यानी कि अपनी जगह को बदल रहा है। इसलिए आपकी दृष्टि से आप जब उस पक्षी को देख रहे हो तब आपके लिए वो पक्षी कैसा है? गतिमान है। रुकी हुई रेलगाड़ी। गाड़ी आप अपनी नज़र से जब देख रहे हो, आप जब रेलगाड़ी की तरफ देख रहे हो तो आपको रेलगाड़ी रुकी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए रेलगाड़ी कैसी है? जब तक आप देख रहे हो कि रेलगाड़ी रुकी हुई है, जगह नहीं छोड़ रही, इसका मतलब रेलगाड़ी कैसी है? स्थिर अवस्था में है। तीसरा उदाहरण, हवा में उड़ने वाले घास पात। अब घास पात तो निर्जीव होते हैं, अपनी जगह से तो हिलते डुलते नहीं है, परंतु तेज हवा के कारण ये घास पात क्या हो रहे हैं? हवा में उड़ रहे हैं। तो अब आप जब देख रहे हो तो आपकी नज़र में वो घास पात कैसे है? गतिशील है, गतिमान है। पहाड़ पर रखे हुए पत्थर, पहाड़ पर पड़े हुए पत्थर वही पड़े हुए हैं, वो कोई उड़ नहीं रहे, चल नहीं रहे, ना यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, इसलिए वो पत्थर भी कैसे हो गए? स्थिर हो गए। जब तक कोई वस्तु हिलती डुलती नहीं वो स्थिर होती है, जब वो हिलती डुलती है तो उसे कहेंगे हम कि वो गतिमान है। हमने गति की परिभाषा देखी, गति कैसे होती है, किसको गतिमान कहते हैं, किसको गतिशील कहते हैं, और कौन स्थिर होता है, ये भी हमने देखा। अब गति के संदर्भ में कुछ और परिभाषाएं आती हैं, हम उनकी तरफ भी ध्यान देंगे। विस्थापन और दूरी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। विस्थापन और दूरी जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम दोनों की जो संज्ञाएं हैं या जो दो संज्ञाएं जो हमको एक जैसी नज़र आती है, हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किसको विस्थापन कहें और किसको दूरी कहें। तो इसी कन्फ्यूजन को आज हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। विस्थापन और वो दूरी दिखने में अगर ये दोनों भी सेम लग रही होगी, लेकिन ये सेम नहीं है। तो क्या होता है विस्थापन और किसे कहते हैं दूरी, आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। किताब में यहाँ पर आपको एक इस प्रकार का चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र में आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक घर दिखाया है, विद्यालय दिखाया है, और संगीता नामक एक लड़की का घर दिखाया है। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ से हिल नहीं सकता शायद, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये है शीतल और प्रशांत का घर। अब शीतल और प्रशांत के घर से उनका स्कूल कितने दूरी पर है? तो उनका स्कूल है 1300 मीटर की दूरी पर। शीतल और प्रशांत के घर से उनका स्कूल 1300 मीटर की दूरी पर है। शीतल और प्रशांत को आप जब भी पूछोगे कि आपके घर से आपका स्कूल कितने दूर पर है या आपके घर से आपका स्कूल का अंतर कितना है,
कितना अंतर आपको रोज जाना पड़ता है, तो वो कहेंगे कि हमें रोज 1300 मीटर जाना पड़ता है, यानी कि उनको रोज 1300 मीटर अंतर पार करना पड़ता है। तो शीतल और प्रशांत अपने घर से स्कूल जाते हैं, 1300 मीटर का अंतर पार करके जाते हैं, यानी कि उनका विस्थापन कितना हो रहा है, यहाँ पर उनका विस्थापन हो रहा है 1300 मीटर का विस्थापन हो रहा है इनका। उनका विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ पर, तेरह सौ मीटर का विस्थापन हो रहा है। किसका? शीतल और प्रशांत का। ये हो गया विस्थापन। अब इनकी दूरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब दूरी के बारे में देखते हैं। अब देखिए कि एक रोज क्या हो गया कि प्रशांत जो है वो घर से स्कूल की तरफ निकला और उसने 1300 मीटर की दूरी को तय किया। 1300 मीटर दूरी चलते हुए वो घर से स्कूल की तरफ निकला और वो स्कूल पहुंच गया 1300 मीटर की दूरी तय करके। ठीक है, उसी वक्त उसी दिन शीतल स्कूल जाने की बजाय सबसे पहले अपने दोस्त संगीता के घर गई। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पहुंची वो? अपने दोस्त संगीता के घर पहुंची। इसको हम अलग कलर्स यूज करते हैं। अपने दोस्त संगीता के घर गई। संगीता के घर के का अंतर और शीतल के घर का अंतर कितना है? 500 मीटर का। उसके बाद संगीता के घर से वो पहुंची विद्यालय 1200 मीटर की दूरी तय करके। यानी यहाँ पर प्रशांत ने कितनी दूरी तय की? प्रशांत ने 1300 मीटर की दूरी तय की। और शीतल ने कितनी दूरी तय की? तो शीतल ने यहाँ पर 500 जमा 1200 यानी कि 1700 मीटर की दूरी तय की। अब समझ में आ रही है बात आपको? विस्थापन क्या था? घर से लेकर स्कूल तक की का जो बीच का अंतर है, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक के बीच का अंतर, यह है आपका विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पर कितना है? 1300 मीटर। चाहे वो कितने भी जगह पे घूम घाम के क्यों न जाए, घर से लेकर स्कूल तक की का जो अंतर है वो कितना है? 1300 मीटर ही है। और 1300 मीटर अंतर ही उन्होंने तय किया है, तो उनका विस्थापन 1300 मीटर ही है। पर दूरी के बारे में बात करेंगे तो दूरी क्या है? तो प्रशांत ने दूरी तय की है 1300 मीटर की, क्योंकि वो डायरेक्ट गया है। और शीतल ने दूरी तय की है 1700 मीटर की, क्योंकि उसने पहला पड़ाव कहाँ लिया था? संगीता के घर पे। तो आपको दूरी और विस्थापन इन दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। दो जगहों के बीच का जो निम्नतम अंतर है उसे कहते हैं विस्थापन। और तय की दो पॉइंट्स के या दो जगहों के बीच का अंतर तय करने के लिए जो उन्होंने जहाँ से वो चले हैं, जो दूरी उन्होंने तय की, जो अंतर उन्होंने काटा है, उसे कहोगे आप दूरी। तो अब हम प्रॉपर तरीके से दूरी और विस्थापन की परिभाषाएं देखेंगे। ये देखिए, विस्थापन और दूरी। गतिशीलता के आरंभ वाले बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसे सदिश राशि कहा जाता है। इसकी इकाई होती है एसआई प्रणाली में मीटर और सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर। दूरी के संदर्भ में बात करें तो दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। इस राशि में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, इसलिए यह एक
अदिश राशि है। इकाई एसआई प्रणाली में मीटर और सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर। यहाँ पे किताब में आपको कुछ और उदाहरण दिए हैं, हम उन उदाहरणों को भी देखने वाले हैं। देखिए आप कि आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जो दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कभी भी आप दूरी को माइनस या ऋणात्मक चिन्ह से नहीं दिखा सकते। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। इस बात को आप प्लीज़ ध्यान में रखें कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। यानी आप कोई भी अंतर अगर काट रहे हो, तय कर रहे हो, तो आप शून्य अंतर कभी नहीं काटते। आप हमेशा 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ तो विस्थापन होता ही है। इसे कहते हैं दूरी। तो दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती और शून्य नहीं होती। और जब हम बात विस्थापन की कर रहे हो तो विस्थापन धनात्मक होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है और विस्थापन शून्य भी होता है। शून्य विस्थापन कब होगा? सपोज अगर मैं एक जगह पे खड़ी हूँ और मैंने ऊपर उड़ी मारी, और ऊपर उड़ी मारने के बाद या कूदने के बाद जब मैं अपनी ही जगह पर मैं कूद रही हूँ, तो कूदने के बाद दोबारा मैं उसी जगह पे आकर रुक जाती हूँ। यानी कि यहाँ पर मेरा विस्थापन तो हुआ है, ऊपर थी, ज़मीन पर थी मैं, कूदने के बाद कुछ अंतर तक मैं ऊपर उछल गई और दोबारा अपनी जगह पे आकर रुक गई। यहाँ पर मैंने अपनी कोई जगह छोड़ी नहीं है, मैं दोबारा उसी जगह पर आई हूँ। तो यहाँ पर कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग पॉइंट है, पर वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों भी सेम है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ है? शून्य विस्थापन हुआ है। इसे आप ध्यान में रखें। तो विस्थापन धनात्मक होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है और विस्थापन शून्य भी होता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हैं, आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक वृत्त दिया है और बताया गया है उदाहरण में कि स्वराली रोज 100 मीटर त्रिज्या वाले इस वृत्ताकार मैदान के चक्कर काटती है। अब यहाँ पर वृत्त है, उसका उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या बताई है 100 मीटर, ठीक है। और आपको बताना है कि स्वराली ने कितनी दूरी तय की है और उसका विस्थापन कितना होगा। अब स्वराली यहाँ से चल पड़ी है और यहाँ पर आकर रुकती है, यानी कि स्वराली जहाँ से चली थी, स्वराली उधर ही आकर रुक गई है। तो यहाँ पर स्वराली का विस्थापन कितना होगा? शून्य। शून्य विस्थापन हुआ क्योंकि जहाँ से चली थी वहीं पर वापस आकर रुक गई है। अब इसने कितनी दूरी तय की? ये वृत्त है और स्वराली वृत्त की परिधि पे चल रही है, वृत्ताकार मार्ग में, इसलिए वृत्त की परिधि अगर आपने ज्ञात की तो स्वराली ने कितना अंतर तय किया, कुल कितने अंतर वो चली, कितनी दूरी तय की, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? परिधि बराबर 2 पाई आर। आर का मूल्य आपको दिया है, 100 मीटर की त्रिज्या दी है। पाई का मूल्य हम सबको पता होता है 22/7। इन मूल्यों को आपने सूत्र में डालना है और उसकी परिधि को उसकी दूरी को ज्ञात करना है, जो कि वृत्त की परिधि है। और यहाँ पर विस्थापन कितना हो रहा है? शून्य हो रहा है, क्योंकि स्वराली जहाँ से निकली थी दोबारा वो वहीं पर आकर रुक गई है। दूसरा उदाहरण देखें। यहाँ पर एक कार है, एक कार यहाँ से चली और कार चलने के बाद आप देख सकते हो पहले कार यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है। कार ने कितना अंतर तय किया? 360 मीटर का अंतर तय किया।
दोबारा ये कार दोबारा ये कार चली और अब कार ने यहाँ पर अंतर तय किया। दोबारा ये कार यहाँ से यहाँ तक गई, 360 मीटर का अंतर तय किया और दोबारा उस पॉइंट पर रुककर, क्यू पर रुककर दोबारा पीछे मुड़ी। यानी कार कहाँ से कहाँ तक चली? तो कार चली है पी क्यू से क्यू पी। तो अगर हम कहें कि कार ने कितनी दूरी तय की है, तो कार ने पी क्यू से लेकर क्यू पी तक की दूरी तय की है। यानी कार ने 360 जमा 360 कुल मिलाकर 720 मीटर की दूरी को तय किया है। और कार का विस्थापन कितना हुआ है? तो कार का विस्थापन यहाँ पर 0 हुआ है, क्योंकि कार जहाँ से चली थी, पी से चली थी और वापस पी पर आकर ही रुकी है, यानी कार का विस्थापन 0 हुआ है। तो अब आपको इन दोनों उदाहरणों से दूरी और विस्थापन, इन दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी और आपको समझ में आया होगा कि दूरी और विस्थापन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अंतःस्पष्टकरों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अंतःस्पष्टकरों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा यह प्रश्न परिभाषा लिखो, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों में भी इन दो संज्ञाओं का समावेश हो सकता है। तो आज आपको दूरी और विस्थापन और गति, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं वेग और चाल। वेग और चाल। वेग यानी वेलोसिटी, जो कि विस्थापन से संबंधित है, और चाल यानी कि स्पीड, जो कि दूरी से संबंधित है। आइए देखिए, वेग। वेग क्या है? वेग यानी कि विस्थापन बट्टे समय। वेग क्या है? विस्थापन बट्टे समय। अगर आपको वेग की परिभाषा पूछी गई तो आपको वेग की परिभाषा बताने आनी चाहिए कि इकाई समय पर निश्चित की गई जो दूरी है, निश्चित दिशा में जो दूरी तय की गई है, उसे कहते हैं वेग। और वेग एक सदिश राशि है। इसकी इकाई है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। चाल, दूसरा सूत्र है आपका चाल का। चाल यानी कि ये चाल जो है वो दूरी से संबंधित है। तो कुल तय की गई दूरी बट्टे समय यानी कि चाल। चाल एक अदिश राशि है और इसकी इकाई भी सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। एक मिनट, ठीक है, मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, सुधार दी मैंने उसे, देख लीजिए। तो वेग का जो सूत्र मैंने आपको बताया, वेग सदिश राशि है, ये मैंने आपको बताया। और इकाई जो है वेग की एसआई प्रणाली में होती है मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस प्रणाली में होती है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेम इकाई चाल की भी होती है। तो चाल का सूत्र हमने देखा, चाल एक अदिश राशि है, ये हमने देखा। और चाल की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में सेम मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आज हमने वेग और चाल दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। चाल जो है वो दूरी से संबंधित है और वेग विस्थापन से संबंधित है। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। अगले क्लास में हम वेग और चाल की जो अन्य और भी परिभाषाएं उनके बारे में देखने वाले, जैसे कि हम एक समान गति के बारे में जानने वाले हैं और असमान गति के बारे में देखने वाले हैं। त्वरण के बारे में हम जानकारी लेंगे। एक समान गति और त्वरण का जो गति के लिए जो समय और दूरी का जो आलेख है, वो आलेख हम देखने वाले हैं, एक समान गति द्वारा बनाया गया। उसके बाद असमान गति से बनाया गया दूरी और समय का आलेख भी हम देखने वाले हैं। सेम हम लोग त्वरण के भी आलेख देखने वाले हैं।
और आलेख पद्धति द्वारा गति से संबंधित जो समीकरण हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अगली क्लास में हम दोबारा मिलेंगे और त्वरण और गति के बारे में और भी जो जानकारी है उसे हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आज जो हमने 5 कंसेप्ट्स देखे हैं, जैसे कि गति, चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, आप दोबारा एक बार इनको अच्छे से पढ़ो, किताब को पढ़ो और इन बातों को समझो, और जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। तो कल हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।